सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 14 ते जीवनदायी झाड़। इसके लेखक है भारत सासणे। अब वो किसके लिए फेमस है? प्रसिद्ध लेखक है, कथाकार है, नाटककार है, कादम्बरीकार है, यानी वो कहानी लिखते हैं, कथा लिखते हैं, नाटक वो सब लिखते हैं। अनर्थ लाल फुलांचे झाड हे कथा संग्रह, ये उनके कथा का जो कथा है उनका नाम है। सर्फ दूर तेथे दूर तेव्हा, रात्र या लघु कादंबऱ्यांच्या प्रसिद्ध, और इनके कुछ शॉर्ट नॉवेल्स भी है जैसे सर्फ, दूर तेथे दूर तेव्हा, रात्र, ये सब। अभी ये चैप्टर किस विषय पे है उसके बारे में। फलदायी व जीवनदायी लिंबाचे झाड आणि मानवी जीवन याची सुंदर सागर घालण्याचा यशस्वी प्रयत्न प्रस्तुत पाठात लेखकाने केला आहे। अभी इस चैप्टर में फलदायी यानी फल देने वाला, और वह जीवनदायी बोले तो जैसे झाड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं ना, उस मायने में वो हमें जीवन देते हैं। तो फल देने वाला और जीवन देने वाला नींबू का झाड़, और मानवी जीवन यानी ह्यूमन लाइफ, जो हमारी जो लाइफ है, उन दोनों का सुंदर सागर बोलेगा तो रिलेशन, उन दोनों का नींबू का झाड़ और इंसानी जीवन का जो रिलेशन है वो यशस्वी प्रस्तुत पाठात के लिए, यानी उन दोनों का जो रिलेशन है इस पाठ में उनको एकदम सक्सेसफुल तरीके से दिखाने का प्रयत्न किया गया है। लेसन शुरू करते हैं। मी राहत होतो त्या घरच्या माग एक लिंबाचं झाड होत। अभी वो जहाँ रहते थे वो लेखक, उनके घर के पीछे एक नींबू का झाड़ था। लिंब म्हणजे कडू नींबू नव्हे, यानी वो नींबू का मतलब वो नीम का जो पत्ता होता है वो वाला नींबू नहीं, आपण खातो त्या लिंबाचं झाड, जो हम खाते हैं ना येलो कलर का लिंबू, वो वाला झाड था। खिडकी लगतच होत ते काटेरी आणि लिंबाच्या फलांनी गच लगडलेल असं। तो वो जो झाड़ कहाँ था, वो जो लेखक थे उनकी खिड़की के लग के ही था, यानी पास में ही था, और उस झाड़ पे बहुत सारे कांटे थे, और क्या थे वहाँ पे? लिंबाच्या फलांनी गच बोले तो पूरे जो झाड़ था, पूरे झाड़ पे नींबू से वो भरा हुआ था वो झाड़। लसलसीत हिरवेगार आणि चैतन्यमय। लसलसीत बोले तो सॉफ्ट, हिरवेगार यानी हरा भरा, तो एकदम सॉफ्ट हरा भरा वो झाड़, एकदम चैतन्यमन बोलेंगे तो जैसे जीवन दे रहा है। जैसे उस झाड़ को देखते थे ना तो एकदम सेटिस्फैक्शन लगता था। अभी नींबू का झाड़ को देख के कैसे सेटिस्फैक्शन लगेगा, वो कैसे लगेगा उसका हम आगे देखते हैं। प्रदेश सगळा उन्हाचा होता, वहाँ का जो एरिया था, प्रदेश यानी एरिया जो था वो समर था, गर्मी का मौसम। या भागात एकूणच उन्हाला जास्त असमज टाकून जाए, वहाँ पे थोड़ी सी भी गर्मी आती थी तो क्या होता था, असमज यानी इन्वायरमेंट, वहाँ का जो इन्वायरमेंट था टाकून जाए, एकदम गर्म हो जाता था। वहाँ का जो गर्मी का सीजन था उसमें क्या होता था, वहाँ का जो इन्वायरमेंट था एकदम तापून यानी एकदम गर्म हो जाता था। आसपासची जमीन तापून करपून तपकरी पडलेली दिसे, और साथ ही साथ जो आसपास की जो ज़मीन थी वो करपून, जैसे जली हुई रोटी होती है ना, को जला हुआ, एकदम जला हुआ होता है ना वैसा। तपकरी यानी वो जलने के बाद ब्राउन जैसा हो जाता है वैसा। तो वहाँ की जो ज़मीन थी, वो आसपास की जो ज़मीन थी एकदम जल के वो तपकरी यानी ब्राउन दिखती थी। जी काही झाड आसपास होती ती मुलूल आणि कालपट हिरवी दिसत, और जहाँ वहाँ पे जो दूसरे झाड़ थे, नींबू का झाड़ नहीं है, दूसरा कोई और आसपास में जो झाड़ था ना वो मलूल बोलेगा तो सूखा, एकदम सूखा हुआ, और कालपट बोलेगा तो डार्क ग्रीन होता है ना, डार्क ग्रीन बोलेगा तो जो अभी मरने वाला झाड़ होता है, जैसे नया पत्ता निकलता है तो वो लाइट ग्रीन होता है,
लेकिन वो जब गिरने वाला होता है तो पहले वो डार्क ग्रीन होता है। तो वो वहाँ के जो झाड़ थे वो एरिया में, बाकी जो झाड़ थे वो सूखे और डार्क ग्रीन यानी मरे हुए जैसे दिख रहे थे। आणि पाणथल यानी मडी यानी दलदल, वहाँ पे कोई भी दलदल उस जगह पे नहीं था। पाणथल तर पैसात कुठंच नव्हती, यानी कोई भी दलदल वहाँ पर नहीं था। जी काही झाड आसपास होती, सगळीकडे शुष्क कोरडी जमीन, और वहाँ पे कोई दलदल भी नहीं था। और जो आजू बाजू की जो ज़मीन थी वो एकदम शुष्क यानी ड्राई थी। घर सुद्धा तापून निघे, और साथ ही साथ जो घर था वो भी गर्म हो गया था। अभी हम लोगों ने देखा होगा कि जो गांव में जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उनके जो ऊपर की जो छत होती है वो भी एकदम गर्म हो जाती है। तो वैसा या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ते झाड म्हणजे विलक्षण जीवनमय आणि जीवदायी वाटे। तो जो जैसे वहाँ पे सिचुएशन थी, जैसे हर जगह गर्मी थी, ज़मीन एकदम गर्म हो गई थी, घर भी सब इतने गर्म थे, लेकिन वैसे में भी वो जो झाड़ जो था नींबू का, उसको देखने पर ऐसा लगता था कि उसमें जीवनमय यानी वो एकदम क्या बोलते हैं लाइफ गिविंग हो गया है, फ्रेश नजर आता था। जीवनदायी यानी जीवन देने वाला। उसको जब लेखक देखते थे ना तो उनको एक सेटिस्फैक्शन लगता था, समझे। खर तर भिंतीच्या उंचीचे झालेल लिंबाचे झाड म्हणजे भोवतालच्या सजीवांच्या दिलासाचे केंद्र झाल होते। मतलब जो वो नींबू का जो झाड़ था वो भिंतीचा यानी जो वॉल होता है ना, दीवार के इतना बड़ा हो गया था। वो जो झाड़ था नींबू का वो भोवतालच्या सजीवांच्या दिलासाचे केंद्र झाल होते। मतलब भोवतालच्या यानी जो वहाँ पे जो आजू बाजू सराउंडिंग में जो लिविंग थिंग थे, जैसे जो कुत्ता बिल्ली वगैरह होते ना, उन लोग के दिलासा का केंद्र बन गया था वो नींबू का झाड़। हे माझ्या लक्षात आला, ऐसा लेखक के लक्ष में आया। त्या झाडाखाली काळीभोर सावली असे। तो वो झाड़ तो घना था, तो उसका जो शैडो था वो बहुत ही घना था, काला था एकदम। मोरीच पाणी सगळ त्या झाडाला जाई। अभी मोरीच यानी बाथरूम, तो जो नहाते थे जो पानी वो वगैरह जो पानी था वो किसको जाता था, वो नींबू के झाड़ के यहाँ पे ही जाता था। त्यामुळे जमीनच नेमकी तिथं ओल असे। उसके कारण क्या होता था, वहाँ की जो ज़मीन थी हमेशा ओल यानी गीली रहती थी, वेट, समझे। त्या ओलसर जमिनीत मला काही संख दिसू लागले। संख पता है ना आपको, शेल। वो जो ज़मीन जो गीली थी उसके ऊपर बहुत सारे संख दिखने लगे। आज इथं दिसलेला संख उद्या तिथे दिसे। जो आज संख यहाँ पे रहे तो सुबह में कहीं और दिखते थे, मतलब वहीं पे आजू बाजू वो धीरे धीरे चलते ना। रात्रीतून तो बराज सरकेला असे, और जो रात्र को वो कहीं और ही, बराज बोलेगा तो दूसरी जगह पे सरक के चले गए हुए होते हैं, ऐसा। लहान मोठे अनेक संख मग दिसून येऊ लागले। तो वहाँ पे जब देखा तो वहाँ पे बहुत सारे अनेक प्रकार के छोटे बड़े बहुत से संख वहाँ पे दिखने लगे। मग लक्षात आलं की त्या झाडाखाली गोगलगाईची वस्ती आहे। फिर बाद में उन्होंने ध्यान दिया कि वहाँ पे सिर्फ थोड़े वो मतलब थोड़ा संख नहीं थे। उन्होंने ध्यान दिया तो नीचे गोगलगाई यानी जो स्नेल की पूरी एक क्या बोलते हैं बस्ती वहाँ पर है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे संख है, उन्होंने पूरा एक बस्ती बसा लिया है। इतक्या मोठ्या आकाराच्या गोगलगाईची वस्ती मी प्रथमच पाहत होते। और वो जो लेखक थे उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी ये जो स्नेल की जो बस्ती थी पहली बार उन्होंने देखी थी। आणि प्रथमच मी असंही पाहिलं की त्या गोगलगाई संख पाठीवर घेऊन तर चालतात, परंतु त्या झाडावरही चढ़तात। अभी हमको तो पता है जो संख होते हैं, स्नेल होता है, उनके पीछे वो पहले से ही संख लेके उनके पीछे संख होता है ना, वो तो लेके चलते ही है, लेकिन वो
उसके साथ ही झाड़ के ऊपर भी, वो जो नींबू का झाड़ है उस पर भी वो चढ़ रहे हैं। फांदीवर चिकट रंगात बटलेला गोगलगाई पहाड़। अभी जब वो लोग चढ़ते हैं ना, तो हमने कभी देखा होगा, तो स्नेल जब चढ़ते हैं ना तो क्या होता है, वो लोग एक चिकट करके जैसे एलोवेरा होता है ना, वैसा कुछ लोग छोड़ते जाते हैं कि कहाँ कहाँ उन लोग गए हैं, तो अपने को पता चलता है। वो चिकट उन लोग रंग का कुछ ऐसे छोड़ के ऊपर सरकते हैं, तो वही मतलब वो देख रहे हैं कि वो जब जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे चिकट रंग के बटले यानी छोड़कर वो संग जा रहे, कहाँ जा रहे वो हमें पता चलता था। त्याच प्रवास निरीक्षण हा माझ्या आणि लहान मुलांच्या कौतुकाचा कार्यक्रम होऊन बसला होता। और ये जो देखना, इनको आना जाना ऐसा देखना, इन लोगों का प्रवास, वो निरीक्षण यानी ऑब्ज़र्व करना, वो लेखक और वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो उन लोग के क्यूरियोसिटी का एक कार्यक्रम होकर रह गया था। यानी वो लोग रोज़ ये क्या कर रहे हैं, कहाँ आ जा रहे हैं, कैसे आ जा रहे हैं, ये वहाँ पर वो लोग बड़े अच्छे से देखना उनको अच्छा लगता था। लवकरच एक पारव्यांची जोडी त्या गर्द हिरव्या आश्चर्यात दिलासा शोधू लागली। तो बहुत जल्दी वहाँ पर एक पारव्याची जोड़ी यानी जो कबूतर होते ना, पिजन, हाँ, उनकी एक जोड़ी उस घने गर्द यानी घना हिरवीगार जो नींबू का पेड़ था वहाँ पे दिलासा यानी आसरा ढूंढने लगी। ठीक है, वहाँ पे आ गए। त्या जोडीन काळ्या काळ्यात एक घरट त्या लिंबांच्या काटेरी झाडात बांधायला सुरुवात केली। और तो वो जो पिजन की जो जोड़ी थी, उन्होंने वो जो बोलते ना पतली लकड़ी होती है जो जिससे वो लोग घोंसला बनाते हैं, वो गवत ग्रास वगैरह यूज़ करके, हाँ, तो उस जोड़ी ने वो काड़िया काड़ियात से क्या बोलते हैं एक अपने लिए घोंसला बनाने की शुरुआत उस नींबू के जो कांटे वाला जो झाड़ था वहाँ पर उसने सुरुवात किया। खिडकीतून किंवा दारातून हळूच पाहिलं की गुज्यांच्या डोळ्याची लुकलुक्यांच्या नजरेची पारवी दृष्टीत पडे। इसका मतलब है जब हम खिड़की से, जब वो लेखक खिड़की से किंवा दारातून या खिड़की से या फिर दरवाजे से हलूच यानी जैसे चोरी छिपे नहीं देखते वैसे हलूच अगर आप देखते हैं ना, तो गुजांचा मतलब जैसे छोटे, आपको समझने के लिए छोटे यानी स्मॉल में, या फिर नाजुक आँखों से, जो कबूतर की जो आँखें हैं वो नाजुक आँखों से लुक यानी जैसे बन चालू नज़रे से वो जो पारवी, वो जो कबूतर को बोलते हैं, उन वो दिखते थे। मतलब वो जो खिड़की और दरवाजे के अगर हम लोग चुपके से देखें ना, तो वो जो कबूतर की जो आँखें हैं वो बन चालू नज़र से ऐसे हो रही है, ऐसा वो लेखक को दिखते थे। भोवताल्या खरखरकीतून त्या जोडीने एक थंड असा आश्रय शोधून काढला होता। अभी भोवताल्या यानी सराउंडिंग, आजू बाजू के जो इतनी गर्म माहौल में इस जोड़ी ने एक ठंड यानी बहुत ही ठंड आश्रय उसने ढूंढ लिया था। ठीक है, माझा मुलगा तिथं वारंवार जाऊन पाही मढूर मग ते झुडप हळूहळू दिसेनास झाले। जो ये लेखक था, उनका जो लड़का था, बार बार जाके वो उस जोड़ी को जाके देखता था पिजन के। तो क्या हुआ, ऐसे वो बार बार देखता था, तो क्या हुआ, एक दिन वो लोग धीरे धीरे चले ही गए। वो जोड़ी वहाँ से फिर दिखी ही नहीं। हमने देखा होगा कि ऐसे बाहर पक्षी को जब हम लोग बार बार देखते हैं तो वो उड़ जाते हैं, तो उनको थोड़ा इनसिक्योर महसूस होता है, तो वैसा ही तो वो चले गए। फिर आगे, चिमण्या आणि इतर पक्षी त्यांनी ते झाड नेहमी गजबलेल असते। गजबलेल मतलब भरा हुआ, वहाँ पे जो चिमनी यानी चिड़िया और जो दूसरे पक्षी से ये झाड़ हमेशा क्या होता था, भरा हुआ रहता था। जड़ू गाद भरत
संगीतमय झाड़ू, जैसा लगता था कि उस जो झाड़ है ना उसमें से गाने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोयल बोल रही है, चिड़िया बोल रही है, जो अलग अलग स्नेल वगैरह सबकी आवाज़ मतलब उस झाड़ में से आती थी. तुरेदार बुलबुल आणि पोपट नेहमी तिथे दिसत, यानी बुलबुल और पोपट वहाँ पे हमेशा दिखते थे. त्या सगळ्यात ते झाड म्हणजे एक केंद्र, एक आकर्षक, एक विश्वासाच ठिकान झाड़ होते. उन सब के लिए ये झाड़ एक केंद्र यानी सेंटर हो गया था उनके लिए. आकर्षक यानी अट्रैक्टिव हो गया था. आसवानाच यानी उनको एश्योरेंस था कि यहाँ झाड़ में उनको आराम मिलेगा, खाना पीना मतलब ठंड मतलब इतने गर्म माहौल में उनको एक ठंड का एहसास, वैसा आश्वासन, विश्वास एक जैसे एक विश्वास था उनको कि मैं यहाँ पे महफूज हूँ. ऐसा ये जो पक्षी वगैरह थे उनके लिए ये झाड़ एक ठिकाना हो गया था. कलकलाट आणि गजबजाट. कलकलाट बोलेगा तो जैसे वहाँ पे हैपनिंग अच्छा हैप्पी. गजबजाट यानी आवाज़ आती रहती थी, मतलब जैसे कोयल की वगैरह वैसे. त्या झाडाने जणू अनेक पक्ष्यांच्या जगण्यासाठी नव आश्वासक निमंत्रण दिले होते. ये झाड़ ने जैसे जणू यानी जैसे बहुत सारे पक्षियों को जीने का, जगण्यासाठी यानी जीने का एक आश्वासक निमंत्रण यानी वेलकम किया था वो झाड़ ने कि आप यहाँ पे आ सकते हो, अपना गुजारा कर सकते हो, आपको यहाँ आराम मिलेगा. ऐसा जैसे लग रहा था ये झाड़ ने उनको आश्वासन दिया हुआ है. ते आश्वासक कंठोकटी दूरपर्यंत पोचून भोवतल्या तृप्त वातावरणातून अनेक पक्षी त्या एकमेव थंड झाडाकडे थव्याथव्याने येत असल्यात माझा लक्ष आल. अब इसका क्या मतलब है कि जो आश्वासन इनको मिला था कि यहाँ ठंड है, अच्छा है, सब आराम है, तो ये जो जैसे एक पक्षी है वो यहाँ पे एक झाड़ पे आया तो उसको ये सब अच्छा लगा, तो वो जाता है अपने झुंड को बोलता है कि चलो वो झाड़ पे, वहाँ पे ठंड है, आराम है, वैसे. तो वही बोल रहा है कंठोकणी यानी बोल के, दूर पर्यंत यानी दूर तक, बहुत यानी दूसरे सराउंडिंग में, तृप्त वातावरण यानी इतने गर्म माहौल में जो पक्षी है वो एक दूसरे को बोल रहे हैं कि जैसे आप आओ यहाँ पे एक में, यानी एक ही झाड़ है जो ठंड देता है. तो वहाँ पे सब एक दूसरे को बुला के वहाँ पे थवा बोले तो झुंड पक्षी वहाँ पे आ गए, ऐसा लेखक ने नोटिस किया, उनके लक्ष्य में आया कि वहाँ पे अभी ग्रुप पक्षी भी वहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा लेखक के ध्यान में आया. अभी आगे. झाडाखाली मुंग्याचेही एक वेगळंच विश्व होत. तो झाड़ के नीचे वो मुंगे यानी एंट होती ना, उसका भी एक अलग से विश्व था. अनेक रंगी कीड़े सुद्धा त्या दलदलीत होते और अलग अलग प्रकार के कीड़े जो इंसेक्ट होते वो उस मडी जगह पे थे, मतलब वो जो गीली जगह थी दलदलीत यानी मडी होते. एकदा पाहत असताना सापाची काट आडवून आली. तो एक दिन लेखक ने क्या देखा कि वहाँ पर सापाची यानी जो सांप होता है ना स्नैक, वो उसकी काट, उसकी जो स्किन है ना चमड़ी, वो आडवून आली यानी नज़र आई उनको. जो सांप होते हैं ना, वो आपको पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो सांप होते हैं वो अपनी जो चमड़ी होती है ना वो उसको एक टाइम पे मतलब उसको निकाल देते हैं. आपने पढ़ा होगा इस बारे में. तो वो चमड़ी उनको वहाँ पे आडवून आली यानी नज़र आई. झाडावर खारीची वस्ती तर होतीच. खारीची यानी स्क्वेरल भी था वहाँ पे, झाड़ के ऊपर स्क्वेरल भी रहते थे. पण थंड सावलीत कुत्रीही तिथं विसायला येत. और जब वहाँ पे पता है ना कि वो झाड़ एकदम घना था, तो उसकी जो सावली थी वो एकदम ठंडी थी, तो वहाँ पे जो डॉग्स होते थे वो भी कभी कभी रेस्ट करने के लिए वहाँ पर आते थे. फुलापासून ते फळ्यापर्यंतच्या सगळा जीवन प्रवास त्या झाडाला मला
पाहायला मिळाला नाही। लेखक कह रहे हैं कि फूल से फल तक जो वो फूल से जो फल बने, नींबू जो बना वो उसका जितना उनका जो जर्नी था फूल से फल तक बनने का, वो लेखक को देखने को मिला ही नहीं, यानी उन्होंने कभी ध्यान दिया ही नाही। परंतु शेवटच्या बहरात फूल लागलेली पाहिली। हाँ, लेकिन उन्होंने जो लास्ट में शेवट बोले हैं तो लास्ट में उन्होंने जो वो फूल लगे हुए थे वो उन्होंने देखा था। कैसा था वो फूल? ही फूल चुमुकली, मंद गोड वासाची आणि अद्भुत फलदार आश्वासन घेऊन आलेली असत। तो वो जो फूल थे ना जो उन्होंने देखा था वो चुमुकली यानी छोटी, मंद गोड वासाची यानी एकदम एडिक्टिव जैसे सुगंध की, और अद्भुत फलदार आश्वासन घेऊन आली। अभी देखो फूल है तो उसके फल बनेंगे, तो फूल एकदम गुच्छ में थे तो इसका मतलब है कि वो आगे चल के बहुत सारा फल देगी। तो वो फल का वो एश्योरेंस लेके वो फूल आए थे। आश्वासन यानी एश्योरेंस। फलामूळ लवकरच त्या झाडाभोवती पंखधारी चुमकल्या परया उडू लागल्या। अभी वो जो फूल थे उसके ऊपर जल्दी क्या हुआ, वहाँ पे क्या बोलते हैं जो पंखधारी चुमकलियाँ हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, परया होती ना, पाखरे, वहाँ पे उड़ने लगे उस फूल के आजू बाजू। कौन कौन से उनका कुछ नाम दिया है। फूल पाखर यानी बटरफ्लाई, आणि रंगीत उड़ते कीटक यानी कुछ रंग बिरंगे जो इंसेक्ट होते हैं जो उड़ते हैं वो फूल के आजू बाजू। फूल चुखे चुमुकले पक्षी, जो ये इसका मतलब है फूल चुखे यानी जो फूल का जो रस पीते ना वो पक्षी, समझे। आणि भुंगे, भुंगे यानी वो जो काला कलर का होता ना भवरा, वो एका छोट्या फांदीवर मधमाध्यास पोलही रचल जाऊ लागल। एक छोटा सा फांदीवर बोलेगा तो एक छोटे से ब्रांच पर वो मधुमक्खी आती ना, हनी बी, वो उसका भी पोल ही यानी हनी कॉम, वो भी वो वहाँ पे बनाने लगी। तेव्हा मात्र खिडकी लावून घ्यावी असं वाटू लागले। तो अभी उनको जो लेखक थे जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे मधुमक्खी है और वो अपना हनीकॉम बना रही है, तो अभी उनको लगा कि अभी खिड़की बंद करने का डेंजर है ना, तो बंद करने का टाइम है, अभी वो उनको खिड़की बंद करना पड़ेगा। पण त्या माशांनी कधी कुणाला दंश केला नहीं। दंश यानी बाइट, उन्होंने वो जो लेकिन जो मधुमक्खी थी उसने कभी किसी को भी काटा नहीं। यहाँ दंश मतलब बाइट नहीं, मतलब जो मधुमक्खी लोग होती है ना वो डसती है। वो संजीवासाठी जीवनदायी केंद्र अशी या लिंब्याच्या झाडाची व्याख्या झाल्याच माझ्या लक्षात आय। अभी ये जो संजीवासाठी यानी जो वहाँ पे जितने भी लिविंग थिंग्स थे उन लोग के वो जीवन का केंद्र बन गई थी वो नींबू का झाड़, ऐसा उसकी मतलब वो एक पहचान बन गई थी। ऐसा लेखक के ध्यान में आया कि जो वो नींबू का झाड़ है जो वहाँ के लिविंग थिंग के लिए वो एक पहचान बन गया है। पण इतकेच नव्हे तर माणसंही त्या झाडाकडं आकर्षित होत होती। बस इतना ही नहीं, इतकेच नव्हे, बस इतना ही नहीं, अभी जब हमने अभी देखा ना कि वो झाड़ पे कौन कौन अट्रैक्ट होते थे, जानवर लोग अट्रैक्ट होते थे, इंसेक्ट लोग होते थे, लेकिन अब जो इंसान लोग हैं वो भी वो झाड़ के यहाँ पे आकर्षित हो रहे हैं। ज्या कुण्या दक्षिणात्य स्त्रीने हे लिंबाचे झाड राहत्या घराच्या माग केवळ भाडे करून असताना लावल होत, तिनं त्या झाडाला कुंपण घालत नव्हते। अभी ज्या कुण्या यानी वो जो वहाँ पर एक साउथ इंडियन स्त्री थी, दक्षिणात्य बोले तो साउथ इंडियन, तो वो एक स्त्री थी जो वहाँ पे भाड़े पे यानी रेंट पे रहती थी, उसने वो झाड़ लगाया था एक्चुअली। तो उसने वो झाड़ के आजू बाजू आपने देखा है कुंपन क्या बोलते, घेरा लगाते, जाली लगाते ताकि कोई वो झाड़ का फल न चुरा ले। ऐसे आपने देखा होगा रास्ते पे भी लोग ऐसा करते हैं।
तो उसने वो ये सब नहीं किया था। उसने झाड़ के आजू बाजू भी कुछ ऐसा कुछ कुंपण लगाया नहीं था। मुक्त मोकळ झाड वो एकदम फ्री झाड था। तिने जणू कडूपणाच्या आणि कंजूसीच्या मर्यादा घातलेल्या नव्हत्या। यानी वो जो स्त्री थी जिसने वो झाड़ लगाया था, उसने मतलब कभी ऐसे कंजूसीपना नहीं किया कि मेरा झाड़ है तो मैं ही फल खाऊंगी, ऐसा कुछ उसने कोई मर्यादा उसने रखा नहीं था। आसपासचे लोग येत लिंबाचा फळ मुक्तपणे घेऊन जात। वो क्या था, अभी उस पर कुप्पन तो लगाया नहीं था, आजू बाजू घेरा वगैरह तो कुछ था नहीं था, इसलिए आसपास के जो लोग थे वो आते थे और जो नींबू है वो उठा के लेके जाते थे। फल कधी कमी पडली नाहीत, और वो जो फल था नींबू का वो कभी भी कमी पड़ता ही नहीं था। फलांनी लगलेलं हे झाड दृष्ट लागल्यासारखं। अभी दृष्टि बोलेगा तो नज़र। अभी देखो बोलते ना कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है तो हमें बोलते ना कहीं इसको नज़र न लगे, उसे तो हम बोलते ना इसको इतना सब मिला है तो उसको नज़र नहीं लगना चाहिए। तो वैसे तो वो नींबू के झाड़ को नज़र न लगे वैसा वो झाड़ हो गया था। लोग उसको ऐसा बोलने लगे थे। समृद्धीची भावना जागवणार आणि जीवनदायी होत सगळ्यासाठीच। यानी अभी वो क्या प्रोस्पेरिटी हो गया था, मतलब वहाँ पे कोई कमी नहीं थी। और जीवनदायी यानी वो जीवन देने वाला वो झाड़ हो गया था सबके लिए। म्हणजे असं की माणस, पशुपक्षी, कीटक, साप, कुत्री आणि खारी, गोगलगाई असा सगळ्याच ते आकर्षण घेत असे। अभी हमने जितने लोगों का जिक्र किया, अरे जितने भी जानवरों का, जैसे पशु पक्षी कीटक और जो इंसान सांप कुतरे, ये सब के लिए वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट बन गया था। तो सब उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे थे, आकर्षण वो अट्रैक्टिव होते थे। भोवतालच्या काही तर विश्वात आणि आनंदाच जणू आशीर्वादमय आश्वासन आणि जगण्याचा दिलासा। अभी जो भोवतल्या में बोलेगा तो जो आजू बाजू के सराउंडिंग थे ना, उन लोग के लिए वो आराम करने की एक जगह, विश्रांत में बोलेगा तो आराम करने का जगह, आणि आनंदाच यानी सबके लिए वो खुशी का आशीर्वाद में यानी ब्लेसिंग, आश्वासन यानी एश्योरेंस हो गया था। यानी वो उन लोग के लिए एक ब्लेसिंग था कि ये इस जगह पे हम अच्छे से रह सकते हैं, जी सकते हैं, ऐसा वो उन लोग का एक आशा का केंद्र हो चुका था। समझा? इतक महत्त्व त्या झाडाला आलेल पाहून मी चकित होऊन गेले होतो। अभी ये झाड़ को इतना महत्त्व दिया जा रहा है, ये देख के लेखक चकित हो गए। ज्या घराची हकीकत मी सांगतो आहे ती एक जोड इमारत होती। अभी जो वो एक घर की हकीकत बताने जा रहे हैं वो एक जोड़ इमारत है। अभी वो घर के बारे में बताएंगे। ट्विन ब्लॉक शेजारी जे राहत होते, वो जो बोलते हैं ना जोड़ इमारत में जो होते तो ट्विन ब्लॉक डबल ब्लॉक होते हैं। तो वहाँ पे शेजारी यानी जो उनके निर्भर रहते थे, ज्याच्या पसरदारी चक्क पाण्याचा हापसा होता, म्हणजे भरपूर पानी होते। तो वो जो नेबर थे जिनके घर के बारे में वो बता रहे हैं, उनके पसरदारी यानी घर के बाहर का जो एरिया होता है ना, वो वहाँ पे पानी का हापसा यानी पानी का बहुत बड़ा हौन था, मतलब म्हणजे भरपूर पानी होते, यानी उनके पास बहुत सारा पानी था। मात्र अंगणात आणि पसरदारात गवताची कांडीही नव्हती। अभी उनके पास इतना सारा पानी था, लेकिन उनके आंगन में और जो बाहर का एरिया था वहाँ पर एक घास तक नहीं उगाया था उन्होंने, यानी उनके आंगन में एक भी झाड़ नहीं था। माणस उदास दुखलेली त्रस्त वाटत, और उस घर के जो इंसान थे वो हमेशा जैसे सड़ा हुआ मुंह लेके बैठे हो, वैसा उदास दुखी
क्या बोलते एकदम स्ट्रेस, जिसको एकदम चिंता टेन्शन होती ना, वैसे. त्या घरातली स्त्री नेहमी दागिने घालून बसे. उस घर की स्त्री जो थी वो हमेशा गहने पहन के बैठते थे. परंतु पाणी आणि जमीन मुबलक असतानाही त्यांनी हिरवा आनंद पसरवण्याचा प्रयत्न कधीही केला नाही. अभी उनके घर में पानी इतना आज़ाद था, उनके ज़मीन था, बहुत सारा चीज़ था, लार्ज क्वांटिटी में था, लेकिन कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें भी झाड़ लगाना चाहिए. वो हिरवा आनंद यानी जैसे उस स्त्री ने सोचा वैसा इन्होंने ऐसा करने की कभी प्रयत्न ही नहीं किया. मला वाटत झाड लावण ते जगवण, त्याद्वारे दूरवर आनंदाचे आणि आस्वादनाचे संगीतमय संदेश पसरवण आणि सर्व संजीवाचे आशीर्वाद घेण ही एक प्रवृत्ति असावी लागते. अभी इसका मतलब है कि उनको ऐसा लगता था, मला वाटत झाड़ लावण, झाड़ लगाना, ते जगवण, उसको जिंदा रखना, और ये जो संगीतमय जो वो बोलते हैं ना, सब जगह पर आनंद खुशी फैलाना और सर्व संजीवाचे आशीर्वाद घेत. अभी इसका मतलब जैसे वहाँ पे बहुत जैसे स्क्वेरल रहती थी, कुत्ते आते थे, और क्या बोलते हैं स्नेल रहते थे, वो सबको उस बड़ी गर्मी में उनको एक आसरा मिला था. तो अभी वहाँ पे वो वहाँ रहते हैं, तो एक तरह से उनके लिए वो एक आसरा था. तो उसका आशीर्वाद अगर हमको चाहिए तो वो एक तरह से हमको आशीर्वाद मिलना भी उसकी एक चाह होनी चाहिए, यानी टेंडेंसी होनी चाहिए. समझे. जो माणूस एखाद झाड जगवतो तो निसर्गात एक हिरवा चमत्कार रुजवत असतो. अभी जो माणूस होते हैं, जो इंसान झाड़ को जिंदा रखते हैं, जो लगाते हैं, वो एक कुदरत में मतलब निसर्ग में क्या करते हैं, एक हिरवा चमत्कार करते हैं, वो लेकर आते हैं. हे लिंबा झाड़ बघाना. अभी उसका ही एक उदाहरण ये नींबू का झाड़ था. ज्या कुड्या बाईने हे झाड लावलं होते ती बाई इथून निघून गेली होती. अभी जिस बाई ने, जो साउथ इंडियन लेडी थी जिसने ये नींबू का झाड़ लगाया था, वो तो चली गई थी. झाड़ लगा दिया, अभी उसका रेंट वगैरह हो गया होगा तो वो चली गई होगी. लेकिन जाते जाते परंतु जाताना एक अद्भुत नाट्य ती आपल्या माग ठेवून गेली. यानी इसने बताया कि वो तो चली गई लेकिन अपने पीछे एक अद्भुत नाट्य यानी एक अद्भुत नाटक, जैसे वो झाड़ में भंवरे नाच रहे हैं, वो स्नेल चढ़ रहा है, और कुछ क्या बोलते सब डॉग्स वगैरह वहाँ पे आ रहे हैं, चिड़िया गाना गा रही है, ये सब एक नाटक की तरह है ना. तो वो अपने पीछे वो सब छोड़ के गई है. दरवर्षी दर ऋतूत त्या झाडांच्या अनुषंगान एक उत्सव साजरा होत असणार. अभी हर साल हर मौसम में वो जो झाड़ है उसकी वजह से वहाँ पर एक त्यौहार बोलते हैं ना, उत्सव वहाँ पे हमेशा होता रहेगा. जैसे फूल येत असणार, हमेशा फूल आएंगे, घमघमाट दरवळत, यानी वो जो फूल के जो सुगंध होती है ना, स्मेल, वो हर जगह पसरेगा. आणि मग एक अख्खा फलोत्सव. अभी फूल आए हैं तो जो फूल है तो फिर फल भी आएंगे, तो फिर वो फल का भी एक उत्सव बन जाएगा. फलाज लगड़ हे सगड़ घडत असा. और ये सब हमेशा हर साल हर मौसम में होता ही रहेगा. मी तर केवळ एका ऋतूला संजीवाच्या जागाच्या नांद्या अस्तित्वाच्या साक्षीदार होते. अभी ये जो लेखक है वो तो सिर्फ अभी यही एक सीज़न, जो समर का सीज़न है उसमें देख रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ यही एक सीज़न में ये जो लिविंग थिंग के खुशी का मैं एक साक्षीदार बोले तो
आई विटनेस हूँ मैं, यानी उन्होंने अभी सिर्फ यही ऋतु में इतना कुछ देखा है. अभी पण शेजारची ती माणसे, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं, जो वो स्त्री के बाजू में जो उसके जो नेबर रहते थे, जिनके घर में वो क्या बोलते हैं ना दुःख वगैरह है, वो ती अनेक वर्ष त्या घरात राहत आलेली होती. अभी वो तो बहुत सालों से उसी घर में रह रहे थे. वो जो नेबर थे वो बहुत साल से उसी घर में रह रहे थे. परंतु न त्यांनी ते हिरवं कौतुक पाहिले, न त्यांनी झाड लावली, न त्यांनी फूल फुलवली. यानी वो तो इतने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ये जो नींबू के झाड़ के आसपास जो क्या बोलते हैं हिरवेगार जो नाट्य था वो उसने कभी देखा ही नहीं. उन्होंने कभी सोचा कि कोई झाड़ लगाया जाए, और न ही कोई फूल का झाड़ भी उन्होंने लगाने की सोची. हा निसर्गातला आनंद त्याच्या मनात कधी पोहोचलाच मी पाहिलेच नाही. तो ये जो आनंद था निसर्ग का, उनके मन के अंदर कभी पहुंचा ऐसा लेखक ने कभी देखा ही नहीं. म्हणूनच कदाचित ती माणसं त्याचे परस अंगणासारखीच उदास, भकास, तपकिरी अशीच वाटत राहिली मनात. अभी इसका मतलब है कि इसीलिए शायद उनका जो मन भी तो था उनके आंगन की तरह भकास, यानी एकदम उनका जो नेचर था वो भी मन एकदम उदास और भकास, जैसे मुरझाया हुआ होता है ना, इसीलिए उनका मन भी वैसा ही था. उसके आंगन के जैसे उसके मन भी भकास, यानी दुखी, यानी एकदम दुखी जैसे थे. अभी आगे. ते झाड लावणारी ती दक्षिणात्य बाई एकदा तिच्या मुलासह आमच्या घरी आली होती. अभी वो जो साउथ इंडियन लेडी थी वो अपने बेटे के साथ उस लेखक के घर के यहाँ आई थी. तिनं आल्याबरोबर प्रथम जाऊन ते झाड़ पाहिले, और जैसे ही वो आई सबसे पहले वो जाके उसने अपना झाड़ देखा. पीछा तो हलवे पड़ा, यानी उस झाड़ के लिए उसका जो प्यार मला सृजनाशी संबंधित वाटला. तो वो लेखक को जैसे ही वो आई तो जाके उसने अपने पहले झाड़ देखा ना, तो उसका जो प्यार उसके ट्री के प्रति जो उसका झाड़ था वो लेखक को एकदम क्रिएटिविटी, यानी बहुत ही उसका जो बर्ताव था एकदम सृजनात्मक उसको उसके रिलेशन से लगा. मला वाटत सृजनाशी निर्मितीशी मन जोडलेले असेल तर ते ताज राहत. अभी ये बोल रहे कि सृजनाशी यानी क्रिएटिविटी, और नवनिर्माणाशी यानी प्रोडक्टिविटी, न्यू इन्वेंशन, और निर्मितीशी यानी कुछ करने की चाह से अगर मन जुड़ा रहेगा ना तो मन एकदम ताज़ा रहता है. झाडांना फुलवण, रुजवण, त्याचा हिरवा संदेश दूरवर पोचवण, त्यातून मन सृजनात्मक आणि आनंदी निर्मितीक्षम होत असावं. अभी लेखक बोल रहे हैं कि झाडांना फुलवण यानी प्लांटेशन करना, झाड़ लगाना, रुजवण यानी उसको ग्रो करना, ऐसा हिरवा संदेश दूर पर पहुंचाने के लिए एक अच्छी सोच, मन सृजनात्मक और खुशी और निर्मितीक्षम यानी कुछ करने की चाह जैसा हो जाता है. एक माग ठेवलेले फलदार झाड किती जीवांना जगवत, आनंद देत, जीवन देत, आश्वासन आणि आशीर्वाद देत, हे पाहिले मन थक्क होत. अभी ये जो एक माग यानी पीछे एक जो पीछे जो उसने झाड़ लगाया था, जो पीछे उसने झाड़ लगाया था वो झाड़ कितना मतलब जो जीवन देने वाला, लाइफ गिविंग अपॉर्चुनिटी देने वाला, जैसे वहाँ पे सब जानवर आके बसेरा करते थे वैसा आनंद देता है, खुशी देता था, जीवन देता था, आश्वासन एक एश्योरेंस देता था
कि हम यहाँ पे रह सकते हैं आणि आशीर्वाद देत। अभी वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो ये एक तरह से आशीर्वाद ही है। ये सब देख के लेखक का मन एकदम थक यानी अच्छा लग रहा था। हे मर्म ज्यांनी जाणले ते मला वाटत आनंदी राहतात। अभी ये मर्म यानी सीक्रेट, अभी जिसने ये सीक्रेट जान लिया, जैसे ये हरा भरा रहने से, ये सब देखने से मन को कितना आनंद मिला लेखक को, ये जिसने जान लिया है वो हमेशा ज़िंदगी में खुश ही रहता है। जे नुसते भौतिक गोष्टीचा ध्यास घेतात, दागिने लेऊन बसतात, यानी भौतिक गोष्टी यानी जैसे जो हमेशा सोना चांदी मोती हीरा ये सब के पीछे भागते हैं, और दागिने लेऊन बसतात यानी गहना बहना लेने के चक्कर में रहते हैं, यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ उसके पीछे जो रहते हैं, त्याच्या भोवतालही कधीही हिरवं झाड उगत, यानी उनके आजूबाजू कभी भी हरा भरा झाड उगता नहीं है, आणि त्याचे मनात कधी पक्षी चिवचिवत नहीं, और उनके मन में कभी भी जो पक्षी है वो चींची चींची नहीं करते। ये कहने का मतलब ये नहीं है किसी के मन में चिड़िया चहचहाती है, वो कहने का मतलब ये है कि जो क्या बोलते हैं, निसर्ग को देख के जो खुशी होती है वो खुशी, वो ये भौतिक चीज़ के पीछे जो भागते हैं उन लोग को वो हैप्पीनेस उनके मन को नहीं मिलती, मतलब उनके मन को ऐसी कोई भी हैप्पीनेस नहीं समझ सकते वो। कहाँ थे? हाँ, आनंदापासून ते बिचारे वंचित राहत असावेत, और ये जो आनंद जो खुशी है इससे वो वंचित यानी दूर रहते हैं, कोसों दूर रहते हैं। त्या जीवनदायी झाड आपल्या हिरव्या भासात मला असं बरंच काही सांगितले। तो ये जो जीवन देने वाला जो पेड़ है उसने अपने हिरव्या भाषात यानी अपने ये जो हरे भरे भाषा के रूप में जो लेखक ने इस पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, उस भाषा में बहुत कुछ इस पेड़ ने लेखक को अपने भाषा में बहुत चीज़ बताई है। ऐसे ये पेड़ के विषय में बहुत ही अच्छा एक चैप्टर